Hello, all my dear students, and welcome to Adhiraya Public School for online classes. So, all my dear students, मैंने एक चैप्टर जो 8th और 9th में शुरू किया है और दिस इज एज पर द सिलेबस ऑफ योर NCERT, यानी कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर 8th के बच्चों को 9th के बच्चों को, ये उनके NCERT के सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा। ये चैप्टर है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने स्टूडेंट्स को जो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें एक और भी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच ऐड करा था, विच इज योर डिटरमाइनर। इस डिटरमाइनर को आप आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, तो ये एक एडिशनल हो जाता है, यानी कि एक हम और बढ़ा देते हैं अपने उस टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि 8 हैं, और उससे ये 9 आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा एलॉबरेशन दिया था, थोड़ा एलॉबरेट किया था, लेकिन आज हम आपको उसके आगे आने वाले जो और पार्ट्स हैं और जो सेंटेंसेस में यूज भी किए जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज गोना टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बहुत ही फोकस होकर के और इस क्लास को करिएगा। देखिए, मैं वैसे तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और हृदय पब्लिक स्कूल के जो मैं हृदय पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल की बात करूँ, उसमें मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए वो इंग्लिश से जुड़ करके है, तो मैं इंग्लिश के लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का अंदाज अलग हो, क्योंकि जब हम एक संत कबीर नगर एरिया की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग क्या है, उनका माहौल क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, और मैं आपको ये सीधे क्लासेस अपने स्टूडियो से रिले कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत हो सकता है समझने में, जो लोकल टीचर ने अभी तक आपको पिछले 5 साल पढ़ाया है और जो अभी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आगे जा करके आपको ये मेरी क्लासेस एक समझ जरूर देंगी कि अगर हम छोटे इलाके से उठ करके बड़े इलाके को जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाने वाला कैसा होगा, वो कैसे मेरे से बात करेगा, वो कैसे मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाएगा, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोकल में जा करके या लोकल से होकर के आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा आप एडवांस जो बड़े स्कूल्स के अंदर जैसे क्लासेस चलती हैं, जब बात करते हैं हम CBSE और ICSE बोर्ड को लेकर के, तो जैसी वहाँ क्लासेस चलती हैं, थोड़ा मैं वही अंदाज, थोड़ा मैं वही तरीका कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से भी सवाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने टीचर से भी, जो वहाँ पर आपसे जुड़े हुए हैं, जो इंग्लिश को देख रहे हैं, मैंने अभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं दी है, आप उनसे भी मिल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और आप इन सब के लिए जो एक सिस्टम है कि आपको हमारे अलीराया पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और तभी आप इन वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, इन सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो अब हम बात फिर से करते हैं, ये जो हमारा जो चैप्टर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इससे पहले आपको नाउन के बारे में बताया, मैंने आपको आपके प्रोनाउन के बारे में बताया, मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया, और थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन आपको वर्ब के बारे में भी किया था। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एडवर्ब को, कंजक्शन को, प्रेपोजिशन को, इंटरजेक्शन को, और जो लास्ट हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है दिस इज द आर्टिकल्स। तो इन आर्टिकल्स को भी मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज लुक एट द बोर्ड हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके आप उतना समझने की कोशिश करिएगा, और कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको आपके टीचर से मिल भी जाएगा। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब समझिए। जैसे मैंने एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया कि एडजेक्टिव हमेशा आपके नाउन के बारे में बात करता है, उसकी स्पेशलिटी को लेकर के बात करता है, उसकी खासियत को लेकर के बात करता है। खासियत दोनों तरीके से हो सकती है, खासियत आपकी बुराई को भी लेकर हो सकती है, खासियत आपकी जो है वो अच्छाई को भी लेकर के हो सकती है। जैसे किसी इंसान का अच्छा होना इज एन एडजेक्टिव, और किसी इंसान का बुरा होना वो भी एडजेक्टिव है। इसी तरीके से जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब पहले इसको समझ लें, एडवर्ब ये क्या है और इसको हम कैसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
जैसे कि आपने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको आपके स्कूल के नाम के साथ एक्सप्लेन कर दूं कि आपने वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। जैसे मैंने गो लिखा, मैंने रन लिखा, मैंने राइट लिखा, ये सारी वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब्स को हम यूज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने लिखा आई डू, तो ये आई जो है आपका एक प्रोनाउन हो गया और डू आपकी वर्ब हो गई। मैंने बोला मैं करता हूं, तो जो सेंटेंस हमारे इंग्लिश में आएगा वो इंग्लिश में सेंटेंस आएगा आई डू। आई डू का मतलब मैं करता हूं। अगर मैंने बोला कि वो करता है तो आई डू ना हो करके यहां पर आपको ही का यूज करना पड़ेगा, और इसी जगह पर डू जो यूज कर रहे हैं इसकी जगह पर आपको डस का यूज करना पड़ेगा, और वो सेंटेंस हो जाएगा ही डस। जैसे मैंने बोला कि मैं करता हूं तो आई डू, और मैंने बोला कि वो करता है तो हो जाएगा ही डस। ठीक है, अब हम एडवर्ब की बात समझते हैं। जब कभी भी आप ऐसी वर्ब्स को यूज करते हैं, राइट, उस वर्ब्स के साथ आप किसी नाउन प्रोनाउन को देखते हैं, तो जहां पर नाउन और प्रोनाउन की खासियत को यानी कि उसकी अच्छाई को बुराई को बताने के लिए एडजेक्टिव होता था, इसी तरीके से जो काम हो रहा है, जो भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी आप वर्ब यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम एडवर्ब को लेकर के सेंटेंस को कुछ ऐसा बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा आई डू, और मैंने इसी जगह पर आई की इट का यूज करा। तो मैंने बोला कि आई डू, और डू के बाद मैंने इट लिखा, सो आई डू इट, मैं इसको करता हूं। और मैंने बोला आई डू इट PROPERLY प्रॉपरली, तो ये जो वर्ड है प्रॉपरली, दिस इज योर एडवर्ब। अंडरस्टूड? फिर से समझे कि जैसा मैंने बोला कि जब हम किसी वर्ब को यूज करते हैं और वर्ब के साथ हम ऐसा कोई वर्ड लगा दें, जैसे मैंने लिखा प्रॉपरली, और प्रॉपरली मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड प्रॉपरली था वो उसको सूट कर रहा था। मैंने बोला मैं करता हूं इसको, और फिर मैंने कहा कि मैं इसको सही तरीके से सही ढंग से करता हूं। तो ये जो ढंग है, सही ढंग से करना, एक होता करना और एक होता सही ढंग से करना, विच इज व्हाट, विच इज एन एडवर्ब। और इसी तरीके से ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो हम एडवर्ब्स के तौर पे यूज करते हैं। अब वो यहाँ पर प्रॉपरली भी हो सकता है, वो ऑनेस्टली भी हो सकता है, वो फ्रैंकली भी हो सकता है, वो नाइसली भी हो सकता है। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपके जो हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, और ये हमेशा आपके जो आपका ये जो वर्ब है उस वर्ब की स्पेशलिटी को लेकर के बात करते हैं, उस वर्ब की खासियत को लेकर के बात करते हैं, और वो मैंने अभी आपको सेंटेंस में यहाँ पर लेकर के दिखा दिया है। आई डू एंड आई डू इट प्रॉपरली, यानी कि मैं करता हूँ और मैं इसको सही से करता हूँ, तो प्रॉपरली वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से एडवर्ब्स को आप अपनी कहीं ना कहीं बुक में, जो रेफरेंस बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इन वर्ड्स के बारे में आपको लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा एडवर्ब में प्रॉपरली मैंने लिखा था, यहां पर NICELY, जो वर्ड नाइसली है, ये नाइसली भी आपका जो है वो एक एडवर्ब के तौर पे काम करता है। तो नाइसली, द वर्ड नाइसली इज एन एडवर्ब। इसी तरह से जो वर्ड NEATLY है, ये जो वर्ड नीटली है, दिस इज एन एडजेक्टिव। और इसी तरीके से SMART और LY, अगर हमने स्मार्टली लिख दिया तो स्मार्टली भी यहाँ पे एडवर्ब है। तो ऐसे बहुत से ये जो वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स का काम करते हैं। आई होप कि ये एडवर्ब समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप एक रेफरेंस बुक को भी लीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल होगी, और इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे से कंसल्ट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो है, यानी कि जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट है हमारे प्रपोजिशन का। अब प्रपोजिशन में जैसे मैंने बोला था, इन है ये प्रपोजिशन है, ऑन है ये प्रपोजिशन है, एट है ये प्रपोजिशन है। अगर हम बात करते हैं SINCE सिंस की, हो सकता है दिखाई दे रहा हो, SINCE सिंस की बात करते हैं तो सिंस है, फॉर है, ये सब प्रपोजिशंस है। अब ये प्रपोजिशंस क्या है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये यहां से रब कर रहा हूं
और मैं अब आपको इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला इन, अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, आई इन, फिर मैंने लिखा आई इन माई ऑफिस, मैंने लिखा आई एम इन माई ऑफिस। अब यहां से आप एक काम करिए, आप इनको हटा दीजिए, और जब आप इनको हटा लेंगे तो जो ये यहाँ पे जो वर्ड्स बचेंगे वो होंगे आई एम माई ऑफिस। यानी कि खाली छोटा सा वर्ड इन है, और अगर आप उस इन को उसकी सही जगह पे प्लेस नहीं करते हैं तो वो पूरे के पूरे सेंटेंस को इनकरेक्ट बनाने की ताकत रखता है। Remember that your preposition is the word which has power to make your sentence incorrect. अगर उसको आपने उसकी जगह पर प्लेस नहीं करा तो जो सेंस आपको चाहिए, जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं that carries a sense, वो एक सेंस कैरी करता है। और अगर आपने preposition नहीं यूज करा, होता बहुत छोटा सा वर्ड है, वो ऑन हो सकता है, वो एट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उन वर्ड्स के बीच में रिलेशन बना पाना, उनको आपस में रिलेट कर पाना, और रिलेट करने के बाद जो उसका सेंस निकालना है, ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो रिमेंबर, याद रखिएगा कि अगर आपने सही जगह पर सही तरीके की preposition को यूज नहीं करा, अब जरूरी नहीं कि हर जगह इनको ही यूज करेंगे। If your sentence requires to use your on, आपको on यूज करना पड़ेगा। If your sentence requires to use and, तो आपको at का यूज करना पड़ेगा। अब जब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, यानी कि जब हम डिटेल में जा करके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब हम आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तब आपका ये जो चैप्टर होगा, हम एक एक चैप्टर को, जो हमने पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, एक एक पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। वहां पर आपको उसी से जोड़ करके हम एक्सरसाइजेस भी देंगे जो घर पर आप करेंगे। अभी तो मैं ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे इन का यूज कर रहे हैं तो ये इसकी प्रपोजिशन है। जैसे मैंने बोला कि मैं ऑफिस में हूं, तो अगर मैं नहीं होगा तो वो सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं बचेगा, और इस वजह से आपको ऐसी जगहों पर प्रपोजिशन का यूज करना पड़ता है, और प्रपोजिशन को उनकी सही जगह पर प्लेस करना ये ज्यादा जरूरी है। अगर बात हुई इनको आप उठा करके आई के फौरन बाद लगा दिया, या माई के फौरन बाद आप लगा दीजिए, और आप कहें कि मैंने तो सेंटेंस में प्रपोजिशन को यूज कर दिया है, तो वो भी आपका जो उसका लिटरल मीनिंग होगा, जो सही मीनिंग होगा, उस सही मीनिंग को वो कहीं भी नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। यानी कि सही मीनिंग के साथ उस सेंटेंस को आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये इन एक जो भी प्रपोजिशन है, जिसको जानना और उसको सही जगह पे यूज करना बहुत जरूरी है। वैसे भी अगर आप प्रपोजिशन को थोड़ा सा समझे तो प्री एक वर्ड है और पोजीशन दूसरा वर्ड है, यानी कि ये जो वर्ड है has been derived from two different words, one is pre and second is position। तो पोजीशन से पहले किसी चीज को लगाना, राइट, वो आपकी प्रपोजिशन का काम होता है। तो सही जगह यही है इस इन की। ऑन की भी ऐसी ही होगी, जैसे मैंने बोला एट, अगर एट हम यूज करना चाहते हैं या ऑन यूज करना चाहते हैं, तो समझ जाए कि जब कभी भी हम टाइम की बात करेंगे, टाइम का मतलब मैंने बोला कि 4 बजे, तो फिर हम सबसे पहले ए की एट का यूज करेंगे और वो 4 बजे का हम समय डाल देंगे। लेकिन अगर हमें किसी डेट का यूज करना है कि मैं 30 तारीख को मिलूंगा, 30 जुलाई में आपसे मिलूंगा, सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑन यूज करना पड़ेगा, और ऑन के बाद आपको 30 और जुलाई जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि यू विल बी मीटिंग ऑन 30 जुलाई, राइट, 2020 टू समबडी, आप किसी से मिलेंगे, तो वहां पर आपने प्रपोजिशन ऑन का यूज कर दिया है। तो ये एक छोटा सा जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये है। इसके बाद अभी हम कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन में जैसे मैंने बताया, एंड वर्ड है, बट है, राइट, एज वेल एज है, इफ है, ये जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं ये सब कंजक्शंस होते हैं, तो इनको कंजक्शंस की तरह यूज करते हैं। और उसके बाद जो वर्ड आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कहीं ना कहीं मैं इंटरजेक्शन के बाद लेने वाला हूं। तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी मैं अगली क्लास में आपसे मुलाकात करता हूं। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।